हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में प्राइवेट बैंकिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। प्राइवेट बैंकिंग का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं, उसके फीचर्स, ये वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को बस आपको ढंग से देखना है। चलिए बिना को देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, प्राइवेट बैंक्स क्या होते हैं, कहाँ से आए। देखो, प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत बड़ा पार्ट है इंडियन बैंकिंग सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिसका ग्रेटर पार्ट्स प्राइवेट शेयर होल्डर के पास होता है, यानी कि जो उसमें गवर्नमेंट का शेयर नहीं होता। कैपिटल में, इक्विटी में कह सकते हो, कैपिटल में कह दो, पूंजी में गवर्नमेंट का शेयर नहीं होता, प्राइवेट शेयर होल्डर्स का होता है, यानी कि आम बंदे हम जैसे। सो बैंकिंग इन इंडिया हैज बीन नॉमिनेटेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक सिंस 1969 व्हेन ऑल द मेजर बैंक वर नेशनलाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। बैंकिंग सिस्टम जो है वो डोमिनेट पहले पब्लिक सेक्टर बैंक से ही करता था, करने लग गया था 1969 से, जब सारे के सारे बैंक नेशनलाइज होने लग गए थे। सिक्स 1969 के बाद जो है बैंकिंग जो है वो डोमिनेट करता था किससे? इंडियन गवर्नमेंट से, पब्लिक सेक्टर बैंक से, क्योंकि नेशनलाइजेशन हो गया था। नेशनलाइजेशन का मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक आ गए थे सारे। लेकिन जब लिबरलाइजेशन आया 1990 में, आपको पता है 1991 में पॉलिसी आई थी जिसमें सब कुछ रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी, प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करा गया था, वहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक इंकरेज हुए। उसकी वजह से, लिबरेशन की वजह से, जब सारे रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन हट गई, तब हमारा नई नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए। और प्राइवेट सेक्टर बैंक को स्प्लिट कर दिया दो ग्रुप में, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक जो पहले से एग्जिस्ट करते थे, नेशनलाइजेशन से पहले 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ था, उससे पहले प्राइवेट सेक्टर जो बैंक थे वो वैसे के वैसे ही रहे, एंड केप्ट देयर इंडिपेंडेंस बिकॉज दे वर आइदर टू स्मॉल और स्पेशलिस्ट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनलाइजेशन। या तो वो बहुत छोटे थे या बहुत स्पेशलिस्ट थे। और नए प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी इंकरेज करा गया 1990s के बाद। ठीक है। उसके अभी हिस्ट्री की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक की हिस्ट्री क्या है। देखो, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो फंक्शनिंग इंडिया में कर रहे थे शुरू से। बैंकिंग सिस्टम जब शुरू हुआ था तब से कर रहे थे। इनिशियली ड्यूरिंग 1921 प्राइवेट बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये सब बैंक आए थे। उन्होंने एक टुगेदर, ये सभी बैंक ने एक ही बैंक बना लिया था, जिसका नाम रखा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर आरबीआई 1935 में पिक्चर में आया और वो सेंटर में आ गए सभी बैंक के। इंपीरियल बैंक के फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उन्होंने संभाल ली। 1969 और 1980 के बीच में प्राइवेट बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस बढ़ने लगी थी। और 1980 में 17.5% प्राइवेट बैंक की जो है, प्राइवेट बैंक की ब्रांचेस में हिस्सा था। पूरी बैंक की इंडिया में ब्रांचेस में 75% प्राइवेट बैंक से 1980 में। आफ्टर सिक्स बैंक वर नेशनलाइज, सिक्स मोर बैंक वर नेशनलाइज, अबाउट 10% ऑफ द बैंक ब्रांच वर दोज ऑफ प्राइवेट बैंक। फिर उसके बाद 10% जो है बैंकिंग ब्रांच में प्राइवेट सेक्टर की थी। फिर प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है ब्रांचेस का, वो बहुत ही कम होता गया 1980 और 2000 में। द शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्टेड नियरली सेम, सेम ही होता गया, मतलब वो उतना ही था जैसे पहले था, 10%। देन फ्रॉम अर्ली 1980s के उसके बाद जाके लिबरलाइजेशन जब पॉलिसी में आई, तब प्राइवेट सेक्टर बैंक बढ़े, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक आए। और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक आए तो देर आर टू कैटेगरी प्राइवेट बैंक, ओल्ड और न्यू। न्यू कैसे आए आपको समझ में आ गया, लिबरलाइजेशन जब आई। ओल्ड तो पहले से थे, उसी को वो वैसे वैसे ही रहने दिया। और न्यू कैसे है, लिबरेशन के बाद। अब देखो, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक हैव बीन ऑपरेटिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, उसी वो पहले से ऑपरेट कर रहे थे बिफोर 1981 से। एंड ऑल दोस बैंक दैट हैव कमेंस्ड देयर बिजनेस आफ्टर 1981, उसको न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक बोल रहे हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज द फर्स्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया टू रिसीव लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई लिबरेशन पॉलिसी के बाद पहला जो लाइसेंस जिसको मिला था, पहला प्राइवेट बैंक, वो कौन सा था? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी। आपको पता है एचडीएफसी बैंक, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एचडीएफसी बैंक, जो सबसे बड़ा बैंक है हमारे इंडिया का। तो ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पहला बैंक था जिसको लाइसेंस मिला था। सो टू सेट अप इंडिया in the private sector bank. Historically, the private sector bank played a crucial role in the growth of joint stock banking company. बहुत पहले से प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं
लेकिन जो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी जो है वो उसकी उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई प्राइवेट सेक्टर बैंक की। जब से लिबरलाइजेशन आया तब से बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। एज अ रिजल्ट इन 1951 में 566 प्राइवेट बैंक थे, ऑफ विच 474 नॉन शेड्यूल थे और 42 शेड्यूल थे, 92 शेड्यूल थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल साइज के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो देखो, शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं, जो बेसिकली आरबीआई के अंदर उसके रूल्स को फॉलो करते हैं आरबीआई के, ठीक है। और मिनिमम उसमें 5 लाख की कैपिटल चाहिए होती है, तो वो बन जाते हैं शेड्यूल। नॉन शेड्यूल का मतलब जो आरबीआई के रूल्स को कंप्लाई नहीं करते, फॉलो नहीं करते। तो उस समय 566 बैंक थे, लेकिन आज के डेट पे बात करूं तो 21 ही प्राइवेट बैंक है पूरे इंडिया में। पहले बहुत ज्यादा थे, 566 थे, देखो कहां से कहां पहुंच गए, ठीक है। और उसके बाद रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टार्टेड डिक्लाइनिंग उसकी, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, 51 के बाद तो रोल इसका डिक्लाइन होने लग गया, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हो गया 1955 में, ठीक है। उसके बाद नेशनलाइजेशन आ गया जुलाई 1969 में, 14 मेजर बैंक का हो गया। उसके बाद अप्रैल 1980 में टेक ओवर कर लिया 6 बैंक का, और फिर आके पब्लिक सेक्टर बैंक बढ़ने लगे। तो एट प्रेजेंट 32 प्राइवेट बैंक कॉम्प्राइज, ये आज की डेट में 32 कह रहा है ना, अब तो यहाँ पर 21 हो चुके हैं। 21 हो चुके हैं अभी, ये 32 नहीं है। इसमें 24 ओल्ड बैंक है कह रहा है ये, और जो कि पहले से एग्जिस्ट करते थे 1983 94 से पहले से, और उसके बाद नए कुछ आए, 8 न्यू प्राइवेट बैंक इसमें लिखा हुआ है। एंड ड्यूरिंग 90 आफ्टर आरबीआई अनाउंस जुलाई 93 में उन्होंने कुछ पॉलिसी अनाउंस गाइडलाइन अनाउंस करी थी, जिसमें न्यू बैंक बनाए गए थे प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी। तो नारासिम्हा कमेटी के बाद नए प्राइवेट बैंक बनाए गए। कंपेयर टू न्यू प्राइवेट बैंक, द ओल्ड बैंक आर स्मॉलर इन साइज। नए प्राइवेट बैंक जो है वो बड़े साइज के थे, कैपिटल उसमें ज्यादा लगती थी, और पुराने में कम लगती थी, ठीक है। तो नारासिम्हा कमेटी के बाद कुछ नए प्राइवेट बैंक बनाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, एट द एंड ऑफ मार्च 2000, द एवरेज नेट वर्थ ऑफ 24 ओल्ड प्राइवेट बैंक वॉज 179 करोड़। ये जो एवरेज नेट वर्थ कैसे निकाली जाती है, एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करके, पूंजी कितनी है, ठीक है। तो इतनी थी पहले ओल्ड प्राइवेट बैंक की, लेकिन नए प्राइवेट बैंक की कितनी थी, 479.88 करोड़। तो आप समझ रहे हो बात को, इसकी बात कर रहा था ये, ठीक है। और नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ एनपीबी, यानी कि न्यू प्राइवेट बैंक, वो 999 थी, और बाकी पुराने की ज्यादा थी। पेड अप कैपिटल, यानी कि पेड अप कैपिटल का मतलब जो शेयर शेयर कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल को पेड अप कैपिटल बोलती है, ठीक है। शेल नोट शेल नोट बी 113 लेस देन 100 करोड़। 113 से कम नहीं होनी चाहिए, 113 से शेल नोट बी 113 लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। न्यू गाइडलाइन इशूड इन 2001 रेज द मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल 2000 करोड़। 100 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए थी, पहले कह दिया था। उसके बाद कह दिया कि मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल 200 करोड़ होनी चाहिए। उसके बाद 300 करोड़ विद इन 3 ईयर, विच शैल बी इनहेंस टू 300। 200 करोड़ के बाद ये 300 करोड़ हो जानी चाहिए 3 साल के अंदर। ये उन्होंने कंडीशन डालनी स्टार्ट करी, किसने, आरबीआई ने। प्रमोटर शेयर, जो पेड अप कैपिटल में प्रमोटर जिन्होंने कंपनी बनाई है, उसका शेयर कम से कम 40% तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और वोटिंग राइट में 10% से कम नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कंडीशन डाली, ताकि जो जो कंपनी बना रहा है उसका शेयर ज्यादा हो। न्यू बैंक शेल अवॉइड शॉर्ट कमिंग, उसके न्यू बैंक में भैया क्रेडिट की कमी नहीं होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल ग्रुप में कमी नहीं होनी चाहिए, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को, ये चीज हुई थी। और दोस्त बैंक जो अपना मेन ऑफिस सेंटर में खोलना चाहते थे, विच इंटेंस टू मेन ऑफिस इन द सेंटर वेयर नो बैंकिंग, जहां पर कोई बैंकिंग का ऑफिस नहीं है, वहां पर उसको कुछ एलिजिबिलिटी देनी पड़ती थी। दोस्त बैंक आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट, कुछ लैंडिंग टारगेट उसको लेने पड़ते थे, गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता था, ठीक है, तब जाके कर सकते थे। वाइल ग्रांटिंग अप्रूवल फॉर ओपीबी, वन ऑफ द कंसिडरेशन बिफोर आरबीआई, दैट द न्यू बैंक वुड स्टार्ट फंक्शनिंग द प्रोफेशनल मैनर, गिविंग क्लियर सिग्नल। क्लियर सिग्नल होना चाहिए कि प्रोफेशनल मैनर में वो फॉलो करे, जो भी नया ब्रांच अगर खोलना चाहता है आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करके ही खोल सकता है। उसके बाद अकॉर्डिंग 9 बैंक एक सेटअप हुए प्राइवेट सेक्टर में, बाय डेवलपिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के बाद ये 9 बैंक सेटअप हुए। जैसे कि आपको पता है आईसीआईसी बैंक, जीटीबी, एचडीएफसी, आईडीबीआई। अनदर इंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट वाज मर्जर ऑफ, कुछ मर्जर कर दिया, बरेली कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा में 1999 में।
टाइम्स बैंक मर्ज विद एचडीएफसी 1996 में। बैंक ऑफ मदुरा मर्ज हुआ आईसीआईसीआई बैंक के 2001 में। इस तरीके से कुछ बैंक बैंक जो है वो मर्जर हो गए। तो वही कह रहा है कि 9 बैंक वर सेटअप इन प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग सम ऑफ द डेवलपमेंट। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा डेवलपमेंट उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कुछ 9 बैंक सेटअप करे प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है। तो विद रिगार्ड टू ब्रांच एक्सपेंशन बैंक अटेन कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म। अगर बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंक को कुछ ब्रांच एक्सपेंशन करनी है तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म है, उसको फॉलो करना पड़ता है। कि न्यू ब्रांच को कम करनी है तो पहले तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरबीआई की। और बैंक हैव द फ्रीडम टू रैशनलाइज द एग्जिस्टिंग बैंक। वो अपनी नई ब्रांच खोलने की पूरी फ्रीडम है। अगर कोई ब्रांच कैसे खोलना चाहती है, कोई स्पेशलाइज ब्रांच खोलना चाहती है, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है ऑफिस को, तो वो कर सकती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक को अगर कुछ बैलेंस शीट पब्लिश करनी है सिंस एक सौ सिंस 1995-96 के बाद, तो इन दैट ईयर द ओपीबी इन टोटल एसेट वर, ओपीबी मतलब समझ रहे हो, ओल्ड प्राइवेट बैंक, 6.25% होना चाहिए। टोटल एसेट जो है वो 6.2% होना चाहिए, वाइल दैट एनपीबी 1.4% होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो बात को, कि टोटल एसेट में जो बैलेंस शीट है टोटल एसेट में ओपीबी का शेयर टोटल एसेट में 6.2% होना चाहिए, बट एनपीबी में 1.4% चाहिए। टोटल एसेट जैसे कि है उसमें से उसका शेयर, पुराने इस बैंक का शेयर इतना होना चाहिए, वो कह रहा है। ठीक है। एनपीबी हैड इम्प्रूव द मार्केट शेयर। नए प्राइवेट शेयर का जो शेयर है मार्केट में वो 5.3% बाय 1999 2000 से बढ़ा। द शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक इन टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस 1992 93 में वो सिर्फ 8.33% था, और 2002 में कितना हो गया, 8.75% हुआ। और आज की डेट में कितना है, अब तो लगभग 25% के लगभग है। तो प्राइवेट बैंक का, और ये टोटल एसेट का मतलब क्या था कि जिसमें प्राइवेट बैंक के सारे एसेट मिला दे, उसमें शेयर ओल्ड ओल्ड प्राइवेट बैंक का 6.2% था और नए का 1.4%। ठीक है। ये चीज लिखी हुई थी। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक का देखो मीनिंग अब समझा है। पहले तो हिस्ट्री पढ़ ली पूरी। ठीक है। एचडीएफसी पहला बैंक था, उसके बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं आगे प्राइवेट सेक्टर बैंक है क्या। प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसा बैंक जिसका ग्रेटर पार्ट स्टेक किसका होगा इक्विटी में, प्राइवेट शेयर होल्डर का, गवर्नमेंट का नहीं होगा। बैंकिंग इन कम से कम मान सकते हो 51% शेयर, कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए, प्राइवेट वालों का। और बैंकिंग इन इंडिया पहले पब्लिक सेक्टर बैंक से डोमिनेट करती थी 1969 से, जहां पर नेशनलाइजेशन आ गया था। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर बैंक काफी अच्छे हैं। फीचर्स समझ के है तो फीचर्स क्या है, वही प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए, कंट्रोल उसका होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है ये, स्टेट की पार्टिसिपेशन नहीं होती, मैनेजमेंट होती है, आजादी होती है पूरी इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर में। एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म फॉर फर्स्ट ईयर। जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए कोई लैंडिंग नॉर्म होते हैं कि इतने आपको लैंड करना ही पड़ेगा, वो एग्जम्प्ट होता है इनमें। और सर्विस और टेक्नोलॉजी भी ज्यादा फोकस करती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करती है। नेट वर्थ कम से कम 300 करोड़ की मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ये सबसे बड़ी चीज है इसमें। ठीक है। शेयर होल्डर कंट्रोल इन बैंक इन एक्सेस 10% बाय एनी सिंगल पार्टी वो रिक्वायर प्रायर। जिसका शेयर होल्डिंग कंट्रोल किसी भी बैंक में अगर कोई है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में किसी का शेयर होल्डर, मान लो प्राइवेट सेक्टर बैंक का किसी और बैंक में 10% ज्यादा शेयर है, तो उसको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरबीआई से। अदर बैंक फॉरेन बैंक हैविंग ब्रांचेस इन इंडिया, जिसका कोई ब्रांच इंडिया में है फॉरेन बैंक की, वुड नॉट टू बी अलाउड इन एनी फ्रेश स्टेक और मोर देन 5% इक्विटी ऑफ बैंक। अगर कोई दूसरा बैंक का किसी मान लो प्राइवेट बैंक में शेयर है तो वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है फॉरेन बैंक का शेयर 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर बैंक में। आरबीआई में अलाउ हायर लेवल ऑफ शेयर होल्डिंग रिकंस्ट्रक्टिंग। आरबीआई कह सकती है कि आप शेयर होल्डिंग को हाई लेवल करो, रिकंस्ट्रक्ट को डिस्क्रिशन करो, बदल दो उसको शेयर होल्डिंग को। इंटरेस्ट ऑफ कंसोलिडेशन, बैंकिंग सेक्टर मतलब शेयर को घटा बढ़ा सकती है आरबीआई कह सकती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर बैंक फ्रॉम ऑल सोर्सेज, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। जो बाहर के इन्वेस्टमेंट है वो 74% नहीं होना चाहिए पब्लिक पेड अप कैपिटल का। पूरी पेड अप कैपिटल अगर मिला दे प्राइवेट बैंक की, तो उसमें 74% से ज्यादा शेयर इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, यही लिखा हुआ है। ठीक है। समझ आ गई बात।
ये ऊपर बात थी खाली फॉरेन बैंक की, यहाँ पर सारे लोग आ गए, एफबीआई एफडीए सब आ गए इसमें, ठीक है। 74% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये चीज थी। आई होप ये चीजें अच्छी समझ आपको समझ में आई होगी। वीडियो को फिर लाइक करके जाना, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना साथ में। और आपको बता दो कि एच डी एफ सी बैंक का बना था, वैसे आपको बना बता था, एच डी एफ सी बैंक बाद में बना था, सबसे पहले इसकी अप्रूवल पे थी, लेकिन कब बना था, 1994 में, अगस्त 1994 में बना था। सबसे पहले अप्रूवल इसकी मिली थी, और मुंबई में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है। और ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो ये चीज है। आई होप ये चीज ऐसे होगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।